निकालना है हमें क्रिटिकल एंगल। तो जिस भी मीडियम में निकालते हैं बेटा क्रिटिकल एंगल, उस मीडियम के एंगल को हमें ऊपर रखना होता है। इस बात को पहले आप नोट्स बना के पहले कॉपी कर लीजिए, ठीक है। मैंने आपसे यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी मीडियम में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में अच्छे से पढ़ा था मुझसे, उसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आई लेंस होता है, ठीक है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस को लेकर एक न्यूमेरिकल हर साल लगभग टफ क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। उसका एक यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। हमसे पर बोला गया है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है। इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। तो बेटा हम यहाँ पर देखिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ और इसकी बात कर रहा हूँ, इस लाइन की बात कर रहा हूँ। इस लाइन के मतलब एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन के एक तरफ का एंगल कितना होता है, कितना होता है, 180 होता है, ठीक है ना। बेटा आज हम लोग रे ऑप्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बेटा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रे ऑप्टिक्स का लास्ट लेक्चर होगा, ठीक। इसमें हम लोग बहुत ही कम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे कम क्वेश्चंस हैं बेटा जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस हैं। इसके सॉल्यूशंस में बेटा ट्रिक है, आपको बहुत ध्यान से समझ के आपको इसे कवर करना है, ठीक है। इसको बेटा बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर आते हैं और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आइए बेटा यहाँ पर हम देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है, शो द इमर्जेंट रे करस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट रे ऑन अ प्रिज्म एज सोन इन फिगर। इफ क्रिटिकल एंगल फॉर प्रिज्म मटेरियल इज 45, व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म मटेरियल। मतलब कि आपको बेटा यहाँ पर एक आपको प्रिज्म दे रखा है, इस प्रिज्म का बेस है AC और प्रिज्म एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। और इसमें आपको बोला गया है कि इस पे 90 डिग्री के एंगल पर एक हम लोग रे को इंसिडेंट करते हैं, ठीक। और ऐसा करने के बाद आपको बताना है कि इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। और आपको यहाँ पर गिवन क्या है वो बहुत ध्यान से देखना। आपको मैं ब्रैकेट के अंदर कर दे रहा हूँ ये, इफ़ क्रिटिकल, यहाँ से ये लाइन बेटा बहुत ही ज़्यादा मेन है। इफ़ क्रिटिकल एंगल फॉर प्रिज्म मटेरियल इज़ 45 डिग्री, यानी कि इस प्रिज्म के लिए आपको IC की वैल्यू 45 डिग्री दे रखी है और आपको बताना है कि अब इसका इंडेक्स क्या होगा। तो थोड़ा सा बेटा यहाँ पर हमें जरा इसके डायग्राम को थोड़ा ट्रेस करना पड़ेगा। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा। ये बेटा इंसिडेंट है, इसको मैं और आगे बढ़ा रहा हूँ। तो ये अगर मैं बढ़ाऊँगा आगे तो ऐसे जाएगा ना, ये अगर इसको हम प्रोड्यूस करते हैं तो ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लिया सपोज हमने ये पॉइंट को मैंने मान लिया ये है R पॉइंट मान लिया हमने, ठीक है। तो अगर ये इंसिडेंट रे को मैंने बढ़ा दिया तो ये BC सरफेस पर R पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। और इस R पॉइंट से लाइट आगे निकलती, लेकिन क्योंकि अगर हम ये एंगल फाइंड करते तो ये एंगल हमारा कितना आ रहा है, 45 डिग्री आ रहा है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि ये एंगल आपको दे रखा है, यहाँ पर 45 कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये 90 है तो यहाँ भी कितना होगा, 90। और आपको ट्रायंगल दिख रहा है, इसको इस पॉइंट को मैंने मान लिया M पॉइंट, तो वो ट्रायंगल दिख रहा है BMR ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल का सम कितना होता है, 90। मतलब ये एंगल मैंने अपने मन से 45 नहीं लिया है, ये 90 और ये 45, तो ये कितना होना चाहिए, 45 होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है इसलिए, ठीक है। अगर ये 45 है और मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, ये R है, मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया नॉर्मल। नॉर्मल मतलब क्या होता है, BC के परपेंडिकुलर। तो मैंने मान लिया ये हमारे पास एक नॉर्मल है, ये मान लिया हमने यहाँ पर क्या है, नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है। तो बेटा अगर ये नॉर्मल हो रहा है ये, ठीक है ना, तो अगर ये 45 तो ये भी क्या होगा, इस तरफ वाला भी कितना हो जाएगा, 45। यानी कि लाइट हम 45 डिग्री के एंगल पर डाल रहे हैं। अच्छा ये 45 कैसे हो गया, क्योंकि जो BC है, ये BR या BC ये लाइन और नॉर्मल दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से लेकर मतलब R यहाँ से BC वाला दिख रहा है, ये यहाँ से लेकर और डॉट वाला नॉर्मल तक का एंगल कितना होगा, 90 होगा। उसमें से आधा 45 तो आधा भी कितना होगा, 45, 90 का आधा। तो अगर इंसिडेंट रे अगर यहाँ पर 45 डिग्री पर लाइट इंसिडेंट कर रहे हैं और 45 डिग्री आपको दे रखा क्या है, क्रिटिकल एंगल है, तो प्रिज्म से लाइट बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो I है ना, I वो IC के बराबर हो गया है। देखिए ध्यान से, आपसे बोला गया है क्रिटिकल एंगल 45 और हमें डायग्राम ट्रेस किया तो वहाँ पर भी कितना आ रहा है, 45। यानी कि इस क्वेश्चन में पूरा का पूरा माइंड आपको डायग्राम पे लगाना है। तो यानी कि अगर ये 45 डिग्री है तो लाइट बाहर नहीं जाएगी, अब लाइट वापस उसी मीडियम में बाहर चली जाएगी, ऐसे करके बैक, बाउंस बैक। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे, हियर
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज हैपनिंग। यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है और इसके लिए फॉर्मूला होता है क्रिटिकल एंगल का साइन आई सी इज इक्वल टू 1/μ। बेटा यहाँ पर म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं और म्यू इज इक्वल टू 1/sin आई सी। तो यहाँ पर बेटा हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करके आराम से फाइंड कर लेंगे। तो आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1/sin और आई सी की वैल्यू 45 डिग्री है, लगा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू 1/sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2। 1/2 दो बार अपॉन है ना, तो ये आ जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा √2। ये हमारा आंसर आ गया। और इसको बेटा हम लोग ऐसे बोल सकते हैं म्यू इज इक्वल टू 1.414, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.414। तो इस क्वेश्चन में बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ डायग्राम पे बहुत फोकस करना है कि इस डायग्राम पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्यों हो रहा है। ये 45 डिग्री आ रहा है और 45 डिग्री हमारा क्रिटिकल एंगल दे रखा है, तो आई जो है वो आई सी के बराबर हो गया है। इस कारण से लाइट बाहर न जाके लाइट वापस मुड़ जाती है। ठीक है, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब बेटा हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है अ रे ऑफ लाइट एंटर्स इन मीडियम 2 ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। मतलब कि बोला गया है, जहाँ ध्यान दीजिए डायग्राम पर, कि एक लाइट है, वो लाइट N2 मीडियम में, मीडियम नंबर 2 जिसका इंडेक्स क्या है N2 है, उस N2 मीडियम में लाइट एंटर करती है फ्रॉम मीडियम 1 से जिसका इंडेक्स N1 है, और N1 N2 में N2 बड़ा है, मतलब कि N2 क्या है, डेंसर है। तो इसका मतलब कि ये किस में आ जाएगा, रेयर में, और ये किस में आ जाएगा, डेंसर में। ये बात हमने यहाँ से फाइंड कर लिया, यहाँ से हमने फाइंड कर लिया। ठीक है ना। फिर बेटा हमसे बोला गया है एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड, चलिए अभी मैं इसकी बेटा बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, अभी इसको छोड़ देते हैं। बट यहाँ पर हमसे बोला गया एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और बोला गया है कि लाइट अगर ऐसे आ रहा है तो एक इसका पोर्शन दिखाया गया रिफ्लेक्टेड में, लाइट आ रही है और उसी मीडियम में, मीडियम नंबर 1 से आई और मीडियम नंबर 1 में चली गई, तो बेटा इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है, और ये क्या है, रिफ्रैक्टेड है। यहाँ पर लाइट रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब हमसे बोला गया है देन प्रूव दैट द क्रिटिकल एंगल इन N2 मीडियम विल बी, N2 मीडियम, ये आपको बहुत ध्यान से सुनना है, N2 मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल है, N2 मीडियम में जो क्रिटिकल एंगल बनता है, उस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू ये होनी चाहिए, आपको प्रूफ करना है। सिंपल सी बात पहले करते हैं कि N2 मीडियम में क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले सबसे पहला काम क्या है कि N2 मीडियम में हम लोग अप्लाई करेंगे क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला होता है, ऐसे दिखा देंगे हम, यहाँ पर लिख रहे हैं म्यू से, म्यू मतलब इंडेक्स से, तो म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, साइन, आमतौर पे इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन आर डैश अपॉन साइन आई। अब बेटा यहाँ पे आपको लग रहा है कि सर आपने उल्टा यहाँ पर कैसे कर दिया, क्या कर दिया उल्टा। बेटा मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा आप, हमें जिस मीडियम में, ये आपका ट्रिक है, इसमें आपको बेटा बहुत फोकस करना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल के केस में आपको ऐसा फील होगा ना कि फॉर्मूला उल्टा है, बट फॉर्मूला ऐसे ही आपको अप्लाई करना है। कैसे, अगर मीडियम नंबर 2 में निकालना है हमें क्रिटिकल एंगल, तो जिस भी मीडियम में निकालते हैं बेटा क्रिटिकल एंगल, उस मीडियम के एंगल को हमें ऊपर रखना होता है। इस बात को पहले आप नोट्स बना के पहले कॉपी कर लीजिए। ठीक है, मैंने आपसे यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, जिस भी मीडियम में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, उस मीडियम का एंगल आपको ऊपर रखना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमसे बोला गया है कि N2 मीडियम में, यहाँ पर देखिए प्रूव दैट द क्रिटिकल एंगल इन N2 मीडियम, N2 का मतलब कि आपको N2 वाले एंगल को ऊपर रखना है। तो N2 का एंगल के R डैश ऊपर आ गया, अपॉन जहाँ से लाइट आई थी, तो लाइट यहाँ पर आ रही है, वहाँ पर एंगल क्या आई है। ठीक है, इसको बेटा मैंने मान लिया, फर्स्ट मान लिया। नाउ एक बात बताइए, हमसे पर बोला गया है कि दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। तो बेटा हम यहाँ पर देखिए, मैं इसकी बात कर रहा हूँ और इसकी बात कर रहा हूँ, इस लाइन की बात कर रहा हूँ, इस लाइन के मतलब एक लाइन है, ठीक है, और इस लाइन के एक तरफ का एंगल कितना होता है, कितना होता है, 180 होता है। ठीक है ना। तो अगर एक तरफ का पूरा एंगल होता है 180, तो इसका मतलब कि यहाँ पर 3 एंगल दिख रहे हैं, एक एंगल दिख रहा है R, बीच का एंगल है 90, और उसके बाद दिख रहा है R डैश। तो इन तीनों एंगल्स को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 180 आना चाहिए। ठीक है ना।
तो ऐसे ही यहाँ पर दिखा देंगे। नाउ r प्लस r डैश प्लस 90, इन तीनों को प्लस करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए 180। और यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे r प्लस r डैश, 90 प्लस में ट्रांसपोज करेंगे तो 90 हो जाएगा माइनस में, तो 180 में से 90 को लेस करेंगे तो आ जाएगा 90। ठीक है, ओके यहाँ तक ना। अब इसके बाद से चूंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइट का बेटा हो रहा है रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो रिफ्लेक्शन होने का मतलब कि r और i दोनों क्या इक्वल है, तो यहाँ पर कर देंगे क्या i प्लस r डैश इज इक्वल टू 90। और यहाँ दिखा देंगे सिंस यहाँ पर इस डायग्राम में i इज इक्वल टू r है, क्योंकि यहाँ पर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस कारण से यहाँ पर i और r दोनों यहाँ पर इक्वल हो गए। ठीक है, अब बेटा इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे i की वैल्यू। तो यहाँ पे i की वैल्यू आ जाएगी 90 डिग्री और r डैश किस में है, प्लस में है, ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा माइनस में, तो आएगा 90 माइनस r डैश। ये हमारा बेटा निकल के आ गया i। और इस i को पुट करेंगे कहाँ पे, हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ तक अच्छे से कॉपी करिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूँ, जल्दी से पहले कॉपी करिए, समझिए। अब बेटा इस i की वैल्यू को हम लगाने आ रहे हैं फर्स्ट में। ठीक है, थोड़ा सा मैं डायग्राम को रिड्यूस कर रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ पर इतने में हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं मीडियम नंबर 2। तो बेटा यहाँ पर i की वैल्यू को पुट करेंगे फर्स्ट वाले में, तो यहाँ पर देखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन में i की वैल्यू पुट कर देंगे 90 माइनस r डैश यहाँ पर। तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा ऊपर साइन r डैश अपॉन, और यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने उतार दिया, जहाँ पर i लिखा है वहाँ पर लगा देंगे 90 माइनस r डैश ब्रैकेट के अंदर, तो आ जाएगा साइन 90 माइनस r डैश। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, मैं सब यहाँ पर कैसे कर रहा हूँ, ऊपर यहाँ पर क्या लिखा है, ऊपर यहाँ पर लिखा है साइन r डैश अपॉन, और एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था क्लास 9th में, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। मतलब साइन के बाद 90 के बाद कुछ भी लगा होगा तो वो साइन से कॉस में कन्वर्ट होता है। तो साइन 90 माइनस थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, तो कॉस और थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास म्यू इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा साइन अपॉन कॉस। यहाँ पर साइन अपॉन कॉस को हम क्या बोलते हैं, कॉट। तो हमारा कितना आ गया, कॉट r डैश। ठीक है, यहाँ पर साइन अपॉन कॉस, यहाँ पे आमतौर पे मैंने कॉट लिख दिया, साइन अपॉन कॉस यहाँ पर क्या होगा 10, यहाँ पर कितना आ गया 10 r डैश, यहाँ पर ये निकल आया हमारा। ठीक है, यहाँ पर बेटा हमारा म्यू निकल आया इंडेक्स। अब इसके बाद से थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपका आंसर आएगा इसके बाद लास्ट हमारा म्यू निकल आया। अब देखिए आमतौर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन सी या साइन आई सी। तो जहाँ पर म्यू लगाए वहाँ लगा देंगे हम लोग 1 अपॉन साइन आई सी इज इक्वल टू यहाँ कितना आ गया 10 r डैश। ठीक है, ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा था, म्यू इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन आई सी, ये आपने पढ़ा होगा फार्मूला, क्रिटिकल एंगल का फार्मूला होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी। तो यहाँ पर मैंने म्यू की वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, इसके बेटा बाद यहाँ पर क्या आएगा, दोनों को यहाँ पर मैं उल्टा कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1 अपॉन साइन सी का उल्टा क्या हो जाएगा साइन आई सी, और 10 का उल्टा क्या होता है बेटा कॉट, 10 का उल्टा क्या होता है कॉट। ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज हैं, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, पहले तो मैंने यहाँ पर म्यू की वैल्यू पुट कर दी 1 अपॉन साइन सी, तो 1 अपॉन साइन आई सी लगा दिया मैंने म्यू के प्लेस पर। उसके बाद हमने दोनों ही साइड, बोथ साइड हमने उल्टा कर दिया, पलट दिया। तो 1 अपॉन साइन का उल्टा क्या होता है साइन सी। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा, वो 10 नीचे आएगा 1 ऊपर आएगा, तो 1 अपॉन 10 को बोलते हैं कॉट। तो यहाँ पर कितना पूरा आ गया, कॉट r डैश आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर आई सी लिखा और सिर्फ साइन को ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो साइन को ट्रांसपोज करेंगे तो वहाँ क्या लग जाएगा, साइन इनवर्स कॉट r डैश। ये बेटा पूरा हमारा आंसर आ चुका है, जो हमें यहाँ पर क्वेश्चन में प्रूफ करना था। इसे अच्छे से समझ के कॉपी कर लीजिए जल्दी से।
अब बेटा यहाँ पर देखिए ध्यान से, आप लोगों ने टेलीस्कोप के बारे में अच्छे से पढ़ा था मुझसे। उसमें क्या होता है कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और एक आई लेंस होता है, ठीक है। तो उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस को लेकर एक न्यूमेरिकल हर साल लगभग टफ क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाता है। उसका एक यहाँ पर मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये टेलीस्कोप पर बेस्ड क्वेश्चन है, आपको बहुत ही ध्यान से टेलीस्कोप के कॉन्सेप्ट को माइंड में रख के समझना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या है, अ बिल्डिंग ऑफ हाइट 100 मीटर, मतलब कि आपसे बोला गया यहाँ पर एक बिल्डिंग है, उसकी हाइट दे रखी है कितनी है, 100 मीटर है, 100 मीटर एक बिल्डिंग है, एंड अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर इज सीन थ्रू द टेलीस्कोप। उसको टेलीस्कोप से देखते हैं, ठीक है। इस बिल्डिंग को हम टेलीस्कोप से देखते हैं, ठीक है ना। बहुत दूर है, कितना है, 2 किलोमीटर दूर है। देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय दैट ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ द टेलीस्कोप। तो जो टेलीस्कोप जो भी इसका इमेज बनाएगा, मतलब ये 100 मीटर बहुत एक हाइट है, तो 100 मीटर की एक बिल्डिंग है, उसका जो इमेज बनेगा वो कितना ऊंचा बनेगा, कितना उसकी लंबाई या फिर उसकी कितनी हाइट होगी इमेज की, वो आपको बताना है। और बना कौन रहा है, टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि टेलीस्कोप में 2 लेंस होते हैं, एक होता है आई लेंस और एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस। तो आपको बताना है कि टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस है बेटा, वो कितना ज़्यादा हाइट में इमेज को बनाएगा। फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस इज 150 सेंटीमीटर। तो देखिए टेलीस्कोप का कॉन्सेप्ट मैं फिर से कह रहा हूँ कि देखिए जितने भी बेटा यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, जितने भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताए जा रहे हैं, आपको उन सब कॉन्सेप्ट्स को एक नोट्स के फॉर्म में आपको कॉपी कर लेना, उसको बार बार प्रैक्टिस करना बेटा। क्योंकि अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गए, हो सकता है बेटा बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन चेंज होकर आ जाए, तो उस समय आपको बेटा मेरे बताए हुए कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएंगे। आप उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आएगा टेलीस्कोप का, दूर पास डिस्टेंस निकालना, हाइट निकालना, कुछ भी आएगा, उस कॉन्सेप्ट के हेल्प से आपको आराम से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमसे बोला गया 100 मीटर है और ये हमारे पास मान लीजिए बिल्डिंग है, ये हमारे पास मान लिया हमने बिल्डिंग है, ठीक है। और इस बिल्डिंग से बोला गया है कि इस बिल्डिंग से कम आप मान लीजिए यहाँ पर 2 किलोमीटर ऐसे मान लिया हमने, यहाँ पर यहाँ कहीं है, ठीक है। यहाँ मान लिया हमने कि ये कितना है, हमें दे रखा है, ये दे रखा है हमें 2 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर एक लेंस है, यहाँ पर एक लेंस मैंने मान लिया, यहाँ पर लेंस मैंने मान लिया कि ये यहाँ पर एक लेंस मान लिया, ठीक है, ऐसे करके मान लिया, ठीक है। हमने यहाँ पर एक लेंस है और ये डिस्टेंस कितना बड़ा दे रखा है हम लोग को, ये डिस्टेंस दे रखा है हम लोग को 2 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मान लिया मैंने, यू मान लिया, यू नॉट, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस है। तो अगर ये ऑब्जेक्टिव लेंस है यानी कि ओ है, तो अगर ऑब्जेक्टिव लेंस है तो ऑब्जेक्टिव लेंस से ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होती है उसे हम लोग यू बोलते हैं, और यू में लगा दिया गया है यू नॉट। यू नॉट का मतलब जो हमने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस ली है वो हमने ऑब्जेक्टिव लेंस से लिया हुआ है, तो वहाँ बेटा हमने मान लिया यहाँ पर यू नॉट दे रखा है 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दे रखा है, ठीक है। तो आमतौर पर देखिए ध्यान से डायग्राम कैसे बनेगा इसका, एक तो मान लिया इसकी हाइट इतनी कर दे रहे हैं, ठीक है। तो एक तो हमने मान लिया यहाँ पर कि एक पोजीशन मान लिया मैंने कि ऐसे कुछ यहाँ पर रह जा रहे, ठीक है, ऐसे करके मान लीजिए, ऐसे करके मान लिया हमने, ठीक है। और एक और ऊपर से जाएगी कोई बात नहीं, और ऐसे करके यहाँ पर मान लिया हमने इसका इमेज ये बन रहा है, मान लिया हमने इसका इमेज यहाँ कहीं बन रहा है, ठीक है, ऐसे करके कहीं पर भी मान लिया हमने इमेज यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। एक तुमने यहाँ से ले लिया और एक और ले लेंगे ऐसे करके हम लोग, यहाँ पर एक और ले लेंगे ऐसे करके, तो ये पास होगा फोकस से, ठीक है ना। चलिए इसको ऐसे दिखा दे रहे हैं यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। मान लिया हमने यहाँ पर कि यहाँ पर कहीं बिल्डिंग है, उसकी हाइट कितनी है 100 मीटर। तो मैंने अपना मान लिया बिल्डिंग की हाइट कितनी है 100। ये डायग्राम केवल समझाने के लिए आपको खाली बना रहे हैं यहाँ पर। तो इस तरह से अगर बहुत ही लॉन्ग 2 किलोमीटर मतलब बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस है, वहाँ से कोई लाइट आ रही है तो वो लाइट कहाँ बेटा इमेज बनाएगी, फोकस पर। याद आपको बस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रखना है, सिर्फ यही खाली कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि टेलीस्कोप की बात करते हैं तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर टेलीस्कोप, मैं लिख रहा हूँ टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप के केस में जो भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा बेटा, ऑब्जेक्टिव लेंस जो भी बनाएगा इमेज, वो कहाँ बनाएगा, फोकस पर। यानी कि बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि जो हमें दे रखा है ना वी नॉट को हम लोग यहाँ पर बेटा f0 मान लेंगे। f0 का मतलब फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि यहाँ पर दोनों आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। बस यही यहाँ पर खाली कॉन्सेप्ट है। अब सुनिए हमारा ध्यान से, ये हमारा क्या बेटा यहाँ पर बन रहा है इमेज, यहाँ क्या बन रहा है हमारा इमेज, और यहाँ पर क्या था बेटा ये है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट तो मालूम ही h है, और इमेज की हाइट को मान लिया मैंने स्मॉल h। ये हमें फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। और v0 और f0 दोनों बराबर है ना, तो इसकी वैल्यू दे रखी है हमें यहाँ पर कितनी
150 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट था, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या बेटा, कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना था कि इस क्वेश्चन में आपको V0 को F0 के इक्वल आपको लेना है, और यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बाकी बेटा यहाँ पर क्या U0 है। अच्छा, इसके बाद से आपको मैंने अपने प्रीवियस माइक्रोस्कोप में भी आपको मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट कि अगर हम ऑब्जेक्ट और इमेज की बात करते हैं तो इनके हाइट का रेशियो इनके डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है, आपको याद होगा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करेंगे। कैसे करेंगे, सिंस H/H, ध्यान दीजिएगा H/H का बड़ा मतलब क्या है, कैपिटल H का मतलब है ऑब्जेक्ट और स्मॉल h का मतलब क्या है, इमेज। आप इसे उल्टा भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट से करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है कि अगर आपने ऊपर कैपिटल H लिया है, मतलब अगर आपने ऊपर ऑब्जेक्ट का हाइट लिया है, तो इज इक्वल टू में सामने जो डिस्टेंस आएगा बेटा वो भी किसका आएगा, ऑब्जेक्ट का आएगा। अगर आपने नीचे स्मॉल h लिया है, यानी कि अगर आपने हाइट ऑफ इमेज लिया है, तो सामने भी आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज ही लेना पड़ेगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट था आज का। इसे अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो आपको ये क्वेश्चन आराम से आ जाएगा। तो H/H इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा बताइए, यहाँ पर आएगा U0, क्योंकि ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अपॉन में क्या आएगा, V0, क्योंकि ये क्या है, इमेज है। मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और नीचे क्या आएगा, इमेज। ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा H इंटू स्मॉल h इंटू U0, तो स्मॉल h इंटू U0 इज इक्वल टू आ जाएगा V0 इंटू कैपिटल H। और यहाँ से हम लोग फाइंड कर लेंगे स्मॉल h की वैल्यू, तो आ जाएगा कितना, V0 इंटू कैपिटल H अपॉन में U0। ये हमारा इमेज की हाइट निकालने का फॉर्मूला आ गया। अब जरा बेटा यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। स्मॉल h इज इक्वल टू सब कुछ MKS में होना चाहिए, मतलब सब कुछ मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सेंटीमीटर भी है, यहाँ पर मीटर भी, और यहाँ पर किलोमीटर भी है। पूरी तरह से क्वेश्चन को कंफ्यूज कर दिया गया है। तो हमारा यहाँ पर काम क्या है, हम सबको बेटा यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, सबसे आसान, क्योंकि यहाँ पर मीटर भी है, यहाँ पर सेंटीमीटर भी है, और यहाँ पर किलोमीटर भी है। तीन तरह के यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर यूनिट्स का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए यहाँ पर सबको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे सुनिए, यहाँ पर क्या लिखा है बेटा, V0, यहाँ पर क्या लिखा है, V0। तो देखिए V0 का मतलब यहाँ पर क्या, F0 है, यानी कितना है, 150 सेंटीमीटर। तो 150 सेंटीमीटर को हम कह सकते हैं क्या, 1.5 मीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसे अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1.5 मीटर। उसके बाद से और देखते हैं यहाँ पर U0 मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है बेटा वो दे रखी है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा, 2000 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया, पूरा 2000 मीटर। इसके बाद से यहाँ पर कैपिटल H का मतलब क्या है, बिल्डिंग की हाइट, वो हमें MKS के फॉर्म में दे रखा है कितना, 100 मीटर। तो हमें इसे कन्वर्ट करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यहाँ पर लगा देंगे तो आएगा कितना, V0 यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.5 इंटू कैपिटल H यानी कि 100, और अपॉन में कितना आ गया हमारे पास, U0 2000, 2000, ठीक है ना बेटा। 2 जीरो कैंसिल आउट, पॉइंट हटाएंगे, एक और जीरो कैंसिल आउट, ठीक है ना। यहाँ पर तो बेटा ऊपर यहाँ कितना आ गया, 15 अपॉन, यहाँ पर आ गया हमारे पास 15 अपॉन, और नीचे का कितना आ गया पूरा हमारे पास 2 जीरो तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर 200, और एक इसमें हमारा आएगा पूरा मीटर में आ जाएगा, ठीक है ना। ये बेटा हमारा किस में आ गया, मीटर में। अगर हमें चेंज करना है सेंटीमीटर में तो कितना आएगा, 15/200। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से इंटू करना पड़ता है, तो आ जाएगा सेंटीमीटर में। अब बस सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है 100, और यहाँ पर क्या है 200। कैंसिल करेंगे तो नीचे आएगा 2, और 2 से डिवाइड करेंगे 15 को तो क्या आएगा 7.5 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। ये भी आंसर बेटा राइट हमारा। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 7.5/100 यानी कि 0.075 मीटर, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा, बट ये मीटर में और एक इसमें है सेंटीमीटर में। ये आंसर परफेक्ट है, याद रखिएगा। टेलीस्कोप्स के आंसर अक्सर सेंटीमीटर में ही आते हैं इमेज के, ठीक है ना। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इसे अच्छे से आप कॉपी कर लीजिए। अब बेटा आपको मिलते हैं अपने वेव ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल्स में।